हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। चलिए आज के अपने इस ब्यूटीफुल से सेशन को स्टार्ट करते हैं विद दी चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर बेसिकली हम बात करते हैं अपने ब्रेन के बारे में। ठीक है, हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनके बारे में, किस तरीके से जो बेसिक हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमें जितने भी फंक्शंस हैं, मतलब ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको जानेंगे हम। आखिर क्या क्या होता है, क्या हार्मोन्स क्या होते हैं, प्लांट्स में भी क्या हार्मोन्स होते हैं, क्या प्लांट्स के पास ब्रेन होता है, क्या कुछ जो मूवमेंट्स प्लांट शो करते हैं वो मतलब ऐसा है कि वो जान बूझ कर शो कर रहे हैं, अपने ग्रोथ के लिए शो कर रहे हैं। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करते हैं। ओके, सो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे इन दिस वीडियो फ्रॉम NCERT। सो आई होप यू ऑल आर रेडी टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एनिमल्स के नर्वस सिस्टम से। ठीक है, इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, एनिमल्स में जो नर्वस सिस्टम है, यहाँ पर हमारी फर्स्ट लाइन क्या कह रही है NCERT कि जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो हमारे नर्वस और मस्कुलर टिश्यू से आता है। ठीक है, सो मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये ब्रीफ ओवरव्यू आपको 9th क्लास में ऑलरेडी मिल रखा है। ठीक है, जैसे ही हम किसी एक गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं क्या होता है, आप मतलब जानबूझकर भी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करोगे ना, फिर भी एक सेकंड के अंदर मतलब बिल्कुल ही ब्रेन से मैसेज आएगा, और वो एक्चुअली ब्रेन से आता नहीं है, कहीं और से आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एकदम मैसेज आता है कि हाथ को दूर करो जल्दी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, खतरा है, जल्दी से दूर करो, ये सिचुएशन हमारे लिए डेंजरस है। ठीक है, सो कभी भी कुछ ऐसा हो जाता है, मान लो कि गरम दूध है या गरम तवा है, टच कर दिया गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से टच कर दिया, कुछ और काम कर रहे हो, कुकर टच हो गया एकदम गलती से, एकदम हाथ पीछे जाता है, राइट? ये क्या है अभी देखेंगे। सो इन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस we need to detect it and respond to it. How do we detect that we are touching a hot object? हमें कैसे पता लगता है कि हम एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं? आपको पता है कि हम एक दिन में, क्या आप रियलाइज करते हो कि हम एक दिन में कितने सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, है ना? मतलब अगर हम टच की ही बात करें तो टच की बात करें तो हम न जाने कितनी चीज़ों को टच करते हैं। अभी हम अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे हाथ में पेन है, नोटबुक है, हमारे पास बुक है, सो सारी चीज़ों को टच कर रखा है। यानी कि हम ये टच करते हैं, हमारे पास सेंसेशन कैसे जाती है हमारे ब्रेन में, फिर हमें पता कैसे लगता है कि भाई कोई गर्म चीज़ है तो मुझे हाथ हटाना है, या फिर जितने भी हम एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में, तो वो किस प्रकार से होते हैं। All information from her environment is detected by the specialized tips of some nerve cells. यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हो रही है, जितने भी काम वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी इन्वायरमेंट में, वो हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं उनकी टिप होती है, वो डिटेक्ट करती है। वहाँ पे क्या होते हैं, बेसिकली रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। So these receptors are usually located in our sense organs such as the inner ear, the nose, the tongue and so on. So senses हमें कहाँ से पता, देखो हम टच कर रहे हैं, कहाँ पर सेंसेशन गई, सेंस ऑर्गन पे। हमने किसी चीज़ को स्मेल किया, हमें पता लगा, ठीक है, मतलब स्मेल है, अच्छी है या फिर जैसी भी है, हमने स्मेल किया, हमारे ब्रेन तक मैसेज गया कि ये फ्रेगनेंस है ना, खुशबू आ रही है बढ़िया सी। सो ये क्या है, सेंस ऑर्गन, नोज से हमें पता लगा। हमने टेस्ट किया किसी चीज़ को, हमें पता लगा ये तो खाना बड़ा ही टेस्टी बना हुआ है, डिलीशियस फूड है। किसने सेंस किया, हमारे सेंस ऑर्गन ने, टंग ने, है ना। सो ये क्या है, सेंसेशंस है, हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं नर्व सेल्स में, वो उसकी जो टिप प्रेजेंट होती है ना, नर्व सेल की टिप पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। सो वहाँ पर वो जो रिसेप्टर्स है मैसेज कहाँ तक, मतलब कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, कहाँ तक मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, सेंस ऑर्गन तक, ठीक है। सो अगर मैं बात कर रही हूँ अपने नोज़ की, सो नोज़ में किस टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, नोज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ करते हैं सो दैट इज़ ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी वर्ड हम यूज़ करते हैं नोज़ के लिए, और टंग के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं गस्टेटरी। So gustatory receptors will detect taste while olfactory receptors will detect smell. Gustatory receptors taste डिटेक्ट करते हैं और olfactory receptors smell को डिटेक्ट करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। पता है अगर आपको कि gustatory वर्ड यूज़ करते हैं हम टंग के लिए, सो ये तो पता ही होगा ना कि टंग से हम टेस्ट करते हैं, सो gustatory receptors टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे और olfactory receptors स्मेल को डिटेक्ट करेंगे। This or information acquired at the end of dendritic tip of a nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse. अब यहाँ तक हमें पता था कि हमारे नर्व सेल की टिप होती है, ठीक है, हमारे नर्व सेल्स की टिप होती है, लेकिन अब हमें पता लग गया कि नर्व सेल में भी स्पेसिफिकली डेंड्राइटिक टिप होती है। अभी देख लेते हैं हम नर्व सेल। देखिए ये क्या है, हमारा नर्व सेल, जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं, न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ओके, सो नर्व सेल को हम बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। सो ये जो हमारा न्यूरॉन है, अब यहाँ पर देखो, ये आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर्स, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स, ठीक है। अब ये डेंड्राइट्स इतने ज़्यादा ब्रांच हैं, मतलब इस तरीके से फैले हुए हैं, आपको क्या लगता है क्या इनका फंक्शन होगा, क्यों इस तरीके से ये ब्रांच हैं? सो मेनली यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियस जो हमारा प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस होता है, हमारे सेल ही तो है, हमारा न्यूरॉन है, क्या है, ये सेल है, नर्व सेल है। सो सेल होगा सो न्यूक्लियस भी होगा, है ना। सो ये क्या है, न्यूक्लियस। सो क्वेश्चन का आंसर मिला आपको, डेंड्राइट ब्रांच क्यों होते हैं, मतलब हमारा नर्व सेल है ये, इसमें ब्रांच स्ट्रक्चर क्यों होता है। ब्रांच स्ट्रक्चर का तो नाम दे दिया हमने, डेंड्राइट, लेकिन आखिर ये होता ही क्यों है? क्योंकि हमारे न्यूरॉन को जो है इंफॉर्मेशन लेनी है सराउंडिंग से। सराउंडिंग में क्या है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। अब हमारे न्यूरॉन को ये सभी इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। अब मान लो कि एक ही हमारे पास रिसेप्टर प्रेजेंट है, उसी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो जितनी मर्जी होगी, इंफॉर्मेशन ज़्यादा प्रेजेंट होगी, फिर भी लिमिटेड अमाउंट में आ पाएगी। यहाँ पे इतने सारे रिसेप्टर्स हमारे हो चुके हैं, सो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को हमारा नर्व सेल ले सकता है। क्लियर है सभी को? तो ये हो गई हमारी इंफॉर्मेशन की बात। गस्टेटरी रिसेप्टर्स टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल को डिटेक्ट करेंगे, और हमारे डेंड्राइटिक टिप पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो रिसेप्टर से हमारा बाहर की इंफॉर्मेशन हमारे सेल के अंदर जाती है, एंड दैट सेल इज नर्व सेल, जब नर्व सेल के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, सो वहाँ पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शन हुआ, सो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो जाती है, ठीक है। कुछ ना कुछ वहाँ केमिकल रिएक्शन होगा और उससे क्या हुई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनी है ना, वो हमारी डेंड्राइट से सेल बॉडी तक जाएगी, और सेल बॉडी के बाद एक्सॉन तक जाएगी, और एक्सॉन के एंड तक, और एक्सॉन के एंड में, यानी कि एंड ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन के बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट पे पहुंच के जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कुछ केमिकल्स को रिलीज़ करती है, और यहाँ पर हमारे न्यूरॉन्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप होता है हमेशा, ठीक है। उस गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। सो साइनेप्स के थ्रू हमारे जो केमिकल्स हैं वो क्रॉस कर लेते हैं, और इसी तरीके से ये केमिकल्स फिर वापस से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइटिक टिप लेगी, उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में केमिकल रिएक्शन करके उनको चेंज करेगी, फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जल्दी से ट्रैवल करेगी हमारे दूसरे न्यूरॉन से, और उसके बाद क्या होगा, बीच वाला जो साइनेप्स, यानी कि जो गैप प्रेजेंट है हमारे, देखो यहाँ पर इस डायग्राम में देखो, यहाँ से हमारी मान लो यहाँ क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, यहाँ है इंफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को ले रहा है हमारा, मतलब डेंड्राइट की टिप क्या कर रही है, इसको ले रही है, डिटेक्ट कर रही है इंफॉर्मेशन को, ठीक है।
अब यहाँ क्या होगा, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, केमिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इस केमिकल्स को यहाँ कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह होंगे, उनसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जनरेट करा जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करी जाएगी। और उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को अब यहाँ इस पूरे न्यूरॉन में ट्रेवल कराया जाएगा। पहले डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन एंडिंग, और उसके बाद इसी तरीके से दूसरा न्यूरॉन, इसी तरीके का स्ट्रक्चर होगा। बीच में जो गैप रह जाता है ना दो न्यूरॉन्स के बीच में, जैसे मान लो यहाँ न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, दूसरा न्यूरॉन नंबर 2, ये जो गैप रह गया ना बीच में, इसको हम बोलते हैं क्या, साइनैप्स। क्या बोलते हैं, साइनैप्स, ठीक है। सो दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स। और वहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि ये जो हमारे यहाँ तक जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रही थी, अब यहाँ केमिकल्स के फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है, ठीक है, केमिकल्स की फॉर्म में, और उसके बाद फिर से हमारे न्यूरॉन लेगा इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। सो अब यहीं पर बहुत सारे बच्चों को डाउट आ जाता है कि भाई ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत ही क्या है। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास केमिकल्स प्रेजेंट थे, उसको हमने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जनरेट किया, अब उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को वापस से केमिकल्स की फॉर्म में जनरेट कर रहे हैं, फिर केमिकल्स को वापस इलेक्ट्रिकल में, ऐसे ऐसे हमारे न्यूरॉन्स बढ़ते जाएंगे, साइनैप्सेस बढ़ेंगे, फिर से केमिकल, फिर से इलेक्ट्रिकल। ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल को भेज दो। अगर काम ही इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल को भेज दो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, उसमें आप भी थोड़ा दिमाग लगाना। थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देती हूँ। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है तो इलेक्ट्रिकल ही ना, चार्जेस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक से रिलेट करना है आप सभी को, ठीक है। सो ये मैंने आपको हिंट दे दी है। चैट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। सो ये इम्पल्स ट्रेवल कैसे होती है, क्लियर हो गया सभी को। दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्व इम्पल्सेस ट्रेवल इन दी बॉडी। A similar synapse finally allow delivery of such impulses from neurons to other cells, ठीक है। इसी तरीके के साइनैप्सेस बनते अब न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2 में गया, न्यूरॉन 2 से न्यूरॉन 4, 5, 6, 7, सभी में जाके मान लो दूसरे टाइप का कोई सेल आ गया, वहाँ तक चला गया। और वो सेल क्या हो सकता है, दिस सेल कैन बी मसल, ग्लैंड, मतलब ये इम्पल्स कहाँ तक पहुँचाएगा, जहाँ एक्शन होना होगा। बाहर से इंफॉर्मेशन ली कि मुझे काम करना है, अंदर जाके भाई जो पर्टिकुलर ग्लैंड है, जो मसल है, जो भी है हमारा, उसको बता देगा कि भाई ये सिग्नल आ चुका है बाहर से, फिर वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। It is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells or neurons. यहाँ पर क्या बताया कि नर्व सेल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स, हमने पहले ही देख लिया, ठीक है। सो हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क में प्रेजेंट है नर्व सेल्स का, और स्पेशलाइज किसके लिए है, इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए। और कैसे कंडक्ट करता है बताओ अब आप मुझे, केमिकली कंडक्ट करता है या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के ज़रिए कंडक्ट करता है। सो आंसर आपका यहीं पर छुपा हुआ है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से इम्पल्सेस को जनरेट करता है, किस तरीके से पहुंचाता है। सो द आंसर इज वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, ठीक है। सो इस तरीके से आप इन सभी चीज़ों को समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की, बट बिफोर दैट हम ये पार्ट कवर कर लेते हैं। सो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जो कि हमने समझ लिया है, और ये अगेन मैं आपको बता देती हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये डायरेक्ट एग्जाम में भी आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मान लो आपको ये पार्ट्स वगैरह नहीं दिए हैं, आपको लेबल करने हैं, या फिर आपसे कह दिया गया है कि डायग्राम बनाओ और लेबल करो, ठीक है। या फिर आपसे जो है डेफिनेशन ऑफ न्यूरॉन के साथ साथ पूछा जा सकता है कि न्यूरॉन बताओ क्या होता है न्यूरॉन, उसका स्ट्रक्चर बना के बताओ, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ये हम देखते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से वर्ड से क्या समझ आ रहा है, जल्दी से मुझे बता दो।
न्यूरो वर्ड से समझ आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स की बात चल रही है, और मस्कुलर से कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मसल्स की बात यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर तो दोनों वर्ड्स यूज़ करे हैं, न्यूरो भी मस्कुलर भी, दोनों की बात चल रही है क्या? सो द आंसर इज यस, न्यूरॉन एंड मसल दोनों की बात कर रहे हैं। और जंक्शन हो गया ना, तो जंक्शन कहाँ है, क्या होता है? जहाँ दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मीट करें। सो एक्सॉन और जो मसल है, सेल है, यानी कि न्यूरॉन, एक्सॉन क्या है? न्यूरॉन का ही तो पार्ट है ना। तो न्यूरॉन और जहाँ मसल सेल मीट कर रहे हैं, दैट इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन में आखिर होता क्या है, ठीक है। वही होता है रिफ्लेक्स एक्शन, जो एकदम से आपने मान लो गर्म दूध को टच कर दिया, बिना सोचे समझे ऐसे टच कर दिया, एकदम से हाथ पीछे जाता है ना। सो दैट इज व्हाट, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। सो रिफ्लेक्स जो वर्ड है, हम उसको कॉमनली यूज़ करते हैं जब कोई ना कोई चीज़ एकदम सडन एक्शन से हो जाती है, ठीक है। सडनली मीन्स अचानक। So reflex is a word we use very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment, ठीक है। कोई भी अगर सडन एक्शन हो रहा है, उसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, मतलब हम डेली यूज में क्या यूज करते हैं रिफ्लेक्स वर्ड। वी से आई जम्प्ड विद आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, and I pulled my hand back from the flame reflexly. I was so hungry, my mouth started watering reflexly. Right? So इन सबसे वर्ड से समझ क्या आ रहा है, ये रिफ्लेक्सली वर्ड जो यहाँ हमने यूज़ करा है, यानी कि बिना सोचे समझे एकदम, ठीक है। मैंने एकदम हाथ रखा था फ्लेम के ऊपर, एकदम वापस आ गया, मतलब मैंने हाथ रखा था फ्लेम के ऊपर, वापस एकदम आ गया, बिना सोचे समझे मैंने हाथ पीछे कर लिया। दैट इज व्हाट, रिफ्लेक्स एक्शन। A common idea in all such examples is that we do something without thinking, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को बिना सोचे समझे करते हैं ना, मतलब उस चीज़ के बारे में बिना सोचे जब हम उस काम को कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट रिफ्लेक्स। या फिर हम अपने मतलब रिएक्शंस वगैरह जो भी हैं, हम इतना ज़्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं डाल रहे कि इस सिचुएशन में मुझे करना क्या चाहिए। क्या कभी ऐसा होता है कि भाई हाथ जो है आपका गरम कुकर पे टच है आराम से, कुकर के नीचे, और आप क्या है, आप सोच रहे हो क्या मैं उस हाथ को हटाऊं या ना हटाऊं, हटाऊं या ना हटाऊं। आई होप आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होता होगा, ठीक है। सो इसी सिचुएशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स, ओके। लेट अस कंसिडर दिस फर्दर। टेक वन ऑफ आवर एग्जांपल। Touching a flame is an urgent and dangerous situation for us, or in fact for any animal. किसी एनिमल ने भी गलती से फ्लेम टच कर ली तो क्या होगा, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, या आप रीड कर लेना, ठीक है। इफ दिस इज द केस, इट इज नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज्ड न्यूरॉन्स। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई गई है कि जो नर्व इम्पल्स है, हम जो एकदम से हाथ हटा रहे हैं, वो इसी कारण से हो रहा है क्योंकि जो नर्व इम्पल्स हैं वो मतलब जल्दी से मैसेज पहुंचा रही हैं। अब क्या होता है ना, ऐसी सिचुएशन में हमें हर एक चीज़ का मेज़र लेना पड़ता है, ठीक है। अगर हम इस काम को सोच कर करेंगे तो क्या होगा, पहले तो हम सोच रहे हैं क्या हमें हाथ हटाना चाहिए या नहीं चाहिए, ऊपर से हम जो थिंकिंग कर रहे हैं, दिस थिंकिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। सोचने में भी तो नर्व्स वगैरह, न्यूरॉन्स, इन सब का मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग तो लगता ही है। कुछ भी सोच रहे हो तो किसी चीज़ को सोचने में कम दिमाग लगता है, किसी को ज़्यादा, बट दिमाग तो लगता है। यानी कि यहाँ पर भी कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन हो रहा है बहुत सारे नर्व इम्पल्सेस का, बहुत सारे न्यूरॉन्स का। सो इस केस में भी क्या है, बहुत सारे, जब बहुत सारे नेटवर्क है हमारे न्यूरॉन्स जब सारे इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो ये क्या होगा, मतलब अगर हम यहाँ थिंकिंग करते हैं, सो जो इम्पल्सेस जिनकी हमने पहले बात करी थी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई, केमिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हुई, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई, इसी तरीके से चलती गई। सो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा, ठीक है, ओके। It sits in the forward end of the skull and receives signals from all over the body which it thinks about before responding to them.
Obviously, in order to receive these signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to nerves coming from various parts of the body. क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि हमारे स्कल का जो फॉरवर्ड एंड होता है वहाँ पर क्या है, सारे सिग्नल्स वगैरह को कलेक्ट करा जाता है, उन सबको रिसीव करा जाता है, थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। सो थिंकिंग पार्ट है यानी कि बहुत सारे नर्व्स, न्यूरॉन्स वगैरह से कनेक्टेड है, मतलब न्यूरॉन से कनेक्टेड है, न्यूरॉन क्या हो गया, नर्व सेल हो गया, ठीक है, उनसे कनेक्टेड है जो अलग अलग बॉडी के पार्ट से आ रहे हैं। Similarly, if this part of the brain is to instruct muscles to move, nerves must carry the signal back to different parts of the body. If all of this is to be done when we touch a hot object, it may take enough time for us to be burnt, to get burnt. देखो क्या हुआ यहाँ पर, फिर से समझते हैं, ठीक है। ये पूरी कहानी है, आप एक दो बार रीड करोगे समझ जाओगे। मेन क्या है, ये वाला पैराग्राफ मेन क्या है, मतलब आपको समझाने के लिए कहा गया है कि रिफ्लेक्स एक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो अब आपने गर्म चीज़ को तो टच कर दिया है, लेकिन उसके बाद हो रहा है कुछ ऐसा कि आपका ब्रेन, मतलब टच आपने कर रखा है, उसी टाइम टच हो रखा है, यानी कि गर्म आपको कॉन्टिन्यूसली फील हो रहा है, ठीक है। आपका ब्रेन जो है, ब्रेन के पास इम्पल्सेस गई कि मैंने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर दिया है, क्या मैं इसको हटाऊँ या ना हटाऊँ। अब जो है थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा ब्रेन में, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे नर्व्स आए, मतलब सभी ने मिल के थोड़ा डिसीजन वगैरह लिया, तो उन्होंने कहा चलो हटा लो। सो ये इम्पल्स वापस गई मसल्स के पास, जिनको हटाना एक्चुअल में, जिनको काम करना है, उनके पास जब इम्पल्स गई, फिर उनको पता लगा ठीक है अब हमें हटना होगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स जो काम इतना करेंगी, फिर अपना हाथ फाइनली हट जाता है। लेकिन अब हाथ जो है अकेला हाथ नहीं रहेगा, साथ में वो बेचारा जल भी जाता है। काफ़ी टाइम हो गया ना, सो इतना टाइम हम नहीं लेना चाहिए। हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब भाई ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मतलब थिंकिंग तो हम करेंगे ना, किसी भी काम को करने से पहले सोचते तो हम हैं ही। अब ये काम तो ऐसा है कि भाई सोच लिया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो कैसे बॉडी सॉल्व कर रही है इस प्रॉब्लम को। Rather than having to think about the sensation of heat, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in a simpler way, the process of detecting the signal or the input and responding to it by the output action might be completed quickly. यानी कि इन न्यूरॉन्स को, इन नर्व्स को अगर हम हीटिंग सेंसेशन, भाई गर्माहट आ रही है, सेंसेशन ऑफ हीट, इस वाले पार्ट जो हमारा ब्रेन का वाला पार्ट है उससे कनेक्ट करने की बजाय अगर हम इन नर्व्स को इस ऐसे पार्ट से कनेक्ट कर दें जहाँ से सिग्नल डायरेक्टली जाएगा उन मसल्स के पास जो इस हाथ को हटाएंगी, तो काम काफ़ी आसान हो जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा। सोचने के बाद वापस मैसेज जो जा रहा है इतना टाइम नहीं लगेगा, ये काम काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। Such a connection is commonly called a reflex arc. So इस कनेक्शन को क्या कहा गया है, रिफ्लेक्स आर्क कहा गया है, इसका ध्यान रखना है। Where should such reflex arc connections be made between the input nerve and the output nerve? यानी कि जो नर्व मैसेज लेकर आई है और जो लेकर जाएगी अपनी मसल्स के पास। देखो मसल्स के पास तो फिर भी मैसेज जाएगा, लेकिन एक छोटे रास्ते से चला जाएगा। एक तो आप लंबा रास्ता लेकर घूम के जा रहे हो, एक आप डायरेक्ट शॉर्टकट से अपने घर पे जा रहे हो। सो फ़र्क है ना, टाइम कम लगेगा शॉर्टकट से। सो आउटपुट नाउ जो इम्पल्स लेकर गई, मैसेज लेकर गई, और इनपुट नाउ जो ये बताने आई है कि भाई गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ ने, अपने इस बॉडी पार्ट ने टच कर लिया है, ठीक है। सो इसकी बेस्ट प्लेस क्या है, बेस्ट प्लेस वही होगी ना जहाँ पर ये इनपुट नाउ और आउटपुट नाउ मिले। भाई इनपुट नाउ डायरेक्टली मैसेज दे देगी अपनी नाउ को, सो काम हो जाएगा। Where they first meet each other, nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord. मिल गया हमें आंसर। हमने कहा कि एक ऐसा पार्ट हो ब्रेन से पहले जहाँ पर ये नर्व्स हमारी मिले, और वो पार्ट है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे हमारी ब्रेन से पहले मतलब सारे नर्व्स वगैरह ये सभी बंडल्स मिलते हैं। Reflex arcs are formed in this spinal cord itself, although the information input also goes on to reach the brain. मतलब फिर भी ऐसा नहीं है कि इनपुट नाउ आई, आउटपुट नाउ को मैसेज दे दिया और बस ख़त्म कहानी। ब्रेन के पास कुछ अता पता लगा ही नहीं ब्रेन को कि मैंने टच किया था, नहीं।
आप खुद बताओ, एक गर्म चीज़ को टच करने के बाद आपको पता, मतलब एकदम हाथ तो हट जाता है, लेकिन क्या उसके बाद आप वापस से उस गर्म चीज़ के पास गए कि आप उसको टच करते हो? इनफैक्ट जानबूझ के तो नहीं करते होगे, है ना, क्योंकि आपको पता है, अब आपके ब्रेन को पता है कि ये वो गर्म चीज़ है जो मेरा हाथ या फिर कोई भी बॉडी पार्ट जो उसके कांटेक्ट में है उसको डैमेज कर सकती है। यानी कि ये मैसेज एक बार इनपुट आउटपुट हो गया, हमारा काम हो गया, ब्रेन के पास फिर जाता है, फिर ब्रेन इसको मेमोराइज कर लेता है बाकी आगे के लिए। ठीक है, reflex arcs have evolved in animals because the thinking process of the brain is not so fast enough. So ये बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार कैसे ना ट्रू फॉल्स में कंफ्यूज करके दे दिया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, या असर्शन रीजन में कंफ्यूज करके, असर्शन रीजन वाली स्टेटमेंट जो है कई बार कंफ्यूजन होती है। सो कंफ्यूजन आपको रखनी नहीं है क्योंकि वो एनसीईआरटी से ही आती हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो ध्यान से पढ़नी है एनसीईआरटी। सो जो रिफ्लेक्स आर्क वगैरह वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ब्रेन का थिंकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट नहीं है, मतलब धीरे धीरे काम करता है। ठीक है, in fact many animals have very little or none of the complex neuron network needed for thinking. So it is quite likely that reflex arcs have evolved as efficient ways of functioning in the absence of true thought process. However, even after complex neuron networks have come into existence, reflex arcs continue to be more efficient for quick response. Okay? ये वाला पैराग्राफ हमें कहना चाह रहा है कि ऑफकोर्स जो हमारा थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का वो इतना ज़्यादा फास्ट एक्शन परफॉर्म नहीं करता। और अगर हम कुछ ऐसे एनिमल्स की बात करें सो ऑफकोर्स कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, ब्रेन का थिंकिंग वाला पार्ट है ना, वो इतना फास्ट काम नहीं करेगा। मतलब फास्ट क्या, इनफैक्ट होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, लेकिन उनके पास ये रिफ्लेक्स आर्क ज़रूर होता है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, वो वाला मतलब जो पाथवे है, कनेक्शन है, उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। सो वो ज़रूर होता है। सो उससे वो अपना जितना भी काम वगैरह चलाना होता है ऐसे एनिमल्स चला लेते हैं। और ये देखो उन एनिमल्स में इवोल्यूशन कम है, ठीक है, उन एनिमल्स में इवोल्यूशन हमारे कंपैरिजन में कम है, लेकिन फिर भी ये जो रिफ्लेक्स आर्क वाली जो चीज़ है ना, ये हमारे तक भी आई है, इवोल्यूशन में ये आगे तक बढ़ी है। ठीक है, जब आप इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। ठीक है, यानी कि एक एफिशिएंट वे है काम करने का। ठीक है, सो ये है आपका रिफ्लेक्स आर्क, जहाँ पर क्या होता है अभी तक हमने सिर्फ समझा है। अभी डायग्राम के थ्रू देखो, ये हमारे यहाँ पर हमारे हाथ में जब टच कर दिया है सो रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं हीट और पेन के, वो एक्टिवेट हो गए जो स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो है सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर जाएगी हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, और ये रिले न्यूरॉन क्या होता है, रिले न्यूरॉन इज बेसिकली द कनेक्शन। यहाँ आप देख पा रहे होगे ये न्यूरॉन है हमारा, एक सेकेंड, ये न्यूरॉन है हमारा कैसा, सेंसरी न्यूरॉन, और ये हमारा न्यूरॉन है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन एक्शन परफॉर्म करवाएगा और सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर आया है। ठीक है, सो इन दो के बीच में जो कनेक्शन आप देख पा रहे हो ना, दिस इज द रिले न्यूरॉन। ठीक है, और यहाँ से ब्रेन के पास भी मैसेज चला जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिफ्लेक्स आर्क। ये डायग्राम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन ब्रेन, अब ये पार्ट जो है आपका, ये हमने समझ लिया है कि रिफ्लेक्स एक्शन में सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का ही फंक्शन नहीं होता है। सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग्स, मतलब कि हम थिंक करते हैं, हर एक चीज़ को काम करने से पहले हम सोचते ज़रूर हैं उसके बारे में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विद सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके पास, स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी, ऐसी नर्व्स होती हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पास जो नर्व्स वगैरह को ब्रेन के पास भेजती हैं कि उसके बारे में थिंक करो, सोचो। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म and neural connections. These are concentrated in the brain, which is the main coordinating center of the body.
और ये जो थिंकिंग वाले जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, ये सभी हमारे ब्रेन में कॉन्सेंट्रेटेड हैं एंड ब्रेन इज़ दी मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ दी बॉडी, ठीक है, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ दी बॉडी. The brain and spinal cord constitute the central nervous system. They receive information from all parts of the body and integrate it. So यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो ब्रेन है ना, ब्रेन आपका और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों किस में आ रही है, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स है. वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस. और एक्शंस कैसे होते हैं हमारे, जैसे राइटिंग है, टॉकिंग है, चेयर को मूव कर रहे हो, क्लैपिंग कर रहे हो, प्रोग्राम एंड होता है, सभी क्लैपिंग करते हैं ना. तो ये क्या है, वॉलंटरी एक्शन है. वी नो दैट वी आर डूइंग दिस वर्क, ठीक है, हम लिख रहे हैं, सो हम उसको, हमें पता है कि हम लिख रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हमारा हाथ अपने आप चल रहा है, हम कुछ भी लिखे जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है. हम बोलते हैं तो हमें पता होता है हम क्या बोल रहे हैं. हम चेयर को हिला रहे हैं, सो ऐसा नहीं होता कि हम मतलब बिना जाने सोचे समझे हम चेयर को हिलाने लग गए, हमें पता ही नहीं हमारे मसल्स कैसे काम कर रही हैं. ये जो फंक्शन जो हमें पता होते हैं, हम अपने दिमाग से करते हैं, मतलब सोच के करते हैं, दे आर दी वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है, विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट. ठीक है, वो डिसाइड करते हैं कि इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है या नहीं करना है, हम डिसाइड करेंगे. So the brain also has to send messages to the muscles. This is the second way in which the nervous system communicates with the muscles. ठीक है, so ये दूसरा तरीका है जहाँ पे nervous system हमारा muscles के साथ communicate करता है. Communication between CNS and the other parts of the body is facilitated by the PNS यानी कि peripheral nervous system इसको facilitate करेगा. ठीक है, कि जो central nervous system है हमारा, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ है, सेंटर में होता है. ब्रेन हो गया, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ठीक है, लेट्स सपोज मान लो इन सभी चीज़ों को अभी. उसके बाद हमारा जो PNS है ना, वो सभी यहाँ, ये जो न्यूरॉन्स, नर्व्स वगैरह, ये सभी हमारे दूसरे बॉडी पार्ट से न्यूरॉन्स वगैरह आए, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है. सो ये वाला जो पार्ट है, जो हमारे दूसरे न्यूरॉन्स से सारे सिग्नल्स वगैरह आ रहे हैं, ये होता है हमारा PNS पार्ट, ठीक है. और ये जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, दिस इज दी CNS. सेंट्रल, नाम से ही सेंट्रल पता लग रहा है. सो पेरिफेरल सिस्टम में हमारे ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही हैं, क्रेनियल नर्व्स, वो आ जाएंगी, ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, वो आ जाएंगी. द ब्रेन दिस अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग. फिर हमारा ब्रेन हमें अलाउ करता है कि इस थिंकिंग, ये जो सोचा है ना मैंने, अब बैठ के सोचा इतना सब कुछ मैंने, अब इसके ऊपर अब काम भी करना होगा. एज यू विल एक्सपेक्ट दिस इज accomplished through a complex design when different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs. The brain has three such major parts or regions, mainly the forebrain, midbrain and the hindbrain. तो ये सभी काम करने के लिए हमारे ब्रेन के पास मेनली 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है. अब देखो मिड का क्या मतलब होता है, मिड का मतलब तो पता होगा ना आपको, मिडल. और हाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे. फोर ब्रेन हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन का, मतलब ब्रेन का, ठीक है. सो फोर ब्रेन से स्टार्टिंग करते हैं. फोर ब्रेन क्या है, मेन थिंकिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का, ठीक है. फोर ब्रेन इज दी मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. इसके पास ऐसे रीजन है जो कि सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करेंगे बहुत सारे रिसेप्टर्स से, ठीक है. सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन. अलग अलग एरिया है जहाँ पर, अब ध्यान रखनी है सारी बातें, जो फोर ब्रेन है वहीं पर हियरिंग की यानी कि सुनने की, स्मेल की, साइट की, सेंसेशंस वगैरह होती हैं. अलग अलग एरियाज होते हैं, उनकी एसोसिएशन होती है सेंसरी इंफॉर्मेशन के साथ, और उनको इंटरप्रेट करा जाता है बाय पुटिंग इट टुगेदर विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स एज वेल एज विद इंफॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी हमारे ब्रेन में स्टोर्ड है. उन सभी के साथ इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करा जाएगा और फाइनली इन सभी चीज़ों के बेसिस पर एक डिसीजन लिया जाएगा कि आपको इस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है. और वो आपका जो डिसीज़न है जो ब्रेन ने लिया है, एक्चुअल में तो हमारा ब्रेन ही डिसीज़न लेता है ना, हम डिसीज़न ले रहे हैं, क्या होता है, ब्रेन ने लिया है ना. सो ब्रेन किसके थ्रू पहुंचाएगा, मोटर एरियाज विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स. फॉर एग्जांपल हमारी लेग की मसल है. हाउ
However, certain sensations are distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? अब कुछ सेंसेशन, अब सिर्फ इतना ही तो नहीं है कि हम सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, बस नहीं। हम खाना खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ सर्टेन लिमिट के बाद, पहले आपने खाना खाना शुरू किया, आपको लगता है कि अब भूख लगी है, खाना खाना होगा। उसके बाद एक लिमिट के बाद आपको पता लगता है कि ठीक है, अब मेरा पेट भर चुका है, अब मुझे और खाना नहीं खाना। ठीक है, सो ये इसको हम क्या बोलते हैं, हंगर सेंटर, जो कि हमारे फोर ब्रेन का ही पार्ट है। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। फोर ब्रेन में हंगर सेंटर लोकेटेड होता है। वॉलंटरी एक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो फोर ब्रेन में उनका पार्ट लोकेटेड है। और साथ में जो हमारे सेंसेशंस वगैरह हैं, ये तीन मेन पार्ट हैं जो हमारे फोर ब्रेन में लोकेटेड है। ओके, let us look at the other use of word reflex that we have talked about in the introduction. ठीक है, सो अब हम देखते हैं जो वर्ड हमने रिफ्लेक्स इतनी डिटेल्स में समझा है स्टार्टिंग में, उसका दूसरे एस्पेक्ट से मतलब। अब देखो, हमारे माउथ में जो है वाटरिंग स्टार्ट हो जाती है जब हम फूड को देखते हैं। मतलब ऐसा हम सोच के थोड़ी ना कि भाई हाँ अब हमारा फूड आ गया है, अब सलाइवेशन हो जाओ माउथ में हो जाए सलाइवेशन स्टार्ट, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये क्या अपने आप स्टार्ट होती है। हमारा जो हार्ट बीट करता है वो भी हम थिंकिंग नहीं करते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि अब हार्ट बीट 1, हार्ट बीट 2, 3, 4, 5, 6, सोचते ही नहीं हम। इसी तरीके से आप ब्रीदिंग का भी ले सकते हो। हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो क्या हम सोचते हैं, मतलब हर टाइम तो हम इनफैक्ट सोचते ही नहीं हैं। कभी कभी तो हमने सोच लिया कि हाँ हम सांस ले रहे हैं, अभी सांस छोड़ा, लिया, छोड़ा, ठीक है, लेकिन हम हर टाइम थोड़ी ना सोचते हैं हम अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस के बारे में, फूड की डाइजेशन हो रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में। ये सब हम जो है अपने आप हर टाइम नहीं सोचते, थिंकिंग नहीं कर रहे हैं हम इतनी ज़्यादा, यानी कि so in between the simple reflex actions like change in the size of pupil and the thought out of actions such as moving a chair, there is another set of muscle movement over which we do not have any thinking control. कुछ ऐसी मसल लेयर भी होती हैं जिनका हमारे पास कोई थिंकिंग कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन बोलते हैं। और यही इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने वाला होता है हमारा मिड ब्रेन। फोर ब्रेन समझा था ना हमने, ऐसे ही मिड और हाइंड ब्रेन हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, हमेशा याद रखना वॉलंटरी एक्शन हमारे फोर ब्रेन के पास है, इनवॉलंटरी एक्शन हमारे मिड और हाइंड ब्रेन के पास है। सभी इनवॉलंटरी एक्शन को, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन है, वॉमिटिंग है, ये सभी मेड्यूला जो प्रेजेंट है ना हमारे हाइंड ब्रेन में, इनको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, think about activities like walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil. These are possible due to part of the hind brain called the cerebellum. ठीक है, हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरिबेलम। अब जैसे बॉडी, अब हम वॉक कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो जब हम स्ट्रेट लाइन में वॉक कर रहे हैं तो हमें अपनी बॉडी का जो प्रॉपर पोस्चर है, प्रॉपर बैलेंस है, उसको मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, हमें अपनी बॉडी के प्रॉपर पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करना रखना होता है, मेंटेन करके। ठीक है, सो ये हमारा कौन सा पार्ट है हमारे हाइंड ब्रेन का, दैट इज दी सेरिबेलम, जो हमारे वॉलंटरी एक्शंस के प्रिसाइजन के लिए होता है। ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसिजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब इमेजिन करो, क्या इमेजिन करना है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स फेल टू टेक प्लेस इफ वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। अब मान लो कि अगर हम नहीं सोचते कि हार्ट बीट करे, और हमारे ना सोचने से वो हार्ट बीट ही ना करता, तो क्या होता? अगर हम नहीं सोचते कि हम ब्रीदिंग नहीं कर रहे और हमारे ना सोचने से ब्रीदिंग ना होती तो क्या होता? ये डाइजेशन नहीं होती फूड की तो क्या होता? ठीक है, ये सलाइवेशन नहीं होती तो क्या होता? तो ये सभी कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं तो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो आप लोगों को पता ही है क्या होता है। ओके, ठीक है, सो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अपने चैप्टर की, दैट इज हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड।
अब ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो वो इतना डेलिकेट ऑर्गन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एक्टिविटीज़, जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं हमने देखा, रिफ्लेक्स एक्शन है, थिंकिंग है, पोस्चर बैलेंस मेंटेन करना है, सलाइवेशन है, वॉलंटरी एक्शन, ये सभी इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और ये हमारा ब्रेन कर रहा होता है। अब ब्रेन इतना डेलिकेट ऑर्गन है, सो हमें ब्रेन को प्रोटेक्ट करना तो ये काम तो बनता है ना। सो बॉडी ने क्या डिज़ाइन करा है, एक ऐसा बोनी बॉक्स डिज़ाइन करा है। क्या? बोनी बॉक्स, ठीक है, ऐसा बोन्स का केज है, बोनी बॉक्स है जिसके अंदर हमारा ब्रेन रखा होता है और उस मतलब ब्रेन के हमारा उस बॉक्स के अंदर है और साथ में ही लेट्स सपोज दिस इज द बॉक्स, ये हमारा ब्रेन है, यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, एक बैकग्राउंड की तरह फ्लूइड भरा होता है जो कि फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक, यानी कि अपने बैक के मतलब डाउन द मिडल ऑफ योर बैक, जब आप अपना हाथ घुमाओगे तो आपको एक हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर लगेगा और उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है। यानी कि अपने बैक पे जब आप बीचों बीच अपना हाथ फेरोगे तो आपको एक हार्ड सा बम्पी सा स्ट्रक्चर फील होएगा, दैट इज़ दी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है, जिसको हम बैकबोन भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ना स्पाइनल कॉर्ड को बैकबोन बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तो वो चीज़ है जो उसको वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। क्लियर है सभी को? ओके। अब हमारे नर्वस टिश्यू कैसे एक्शन परफॉर्म करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। When the nerve impulse reaches the muscle fiber must move, ठीक है, ठीक है। सो जब हमारी मसल के पास कोई मैसेज लेकर जाता है हमारा न्यूरॉन, तो मसल फाइबर को मूव करना चाहिए। मसल फाइबर अगर मूव नहीं करेगा तो फाइनल जितना भी हमने अभी तक प्रोसेस देखा है कि नर्व ऐसे करता है, मतलब नर्व से ऐसे मैसेज ट्रांसफ़र होता है और ये सभी प्रोसेसेस, ये सभी यूजलेस हो जाएंगे क्योंकि फाइनल एक्शन तो परफॉर्म ही नहीं होगा ना। सो यानी कि मसल सेल को, फाइबर को मूव करना पड़ेगा। सो कैसे वो मूव करते हैं वो देखते हैं अभी। अगर सिंपलेस्ट नोशन देखें मूवमेंट का, सो दैट इज़ एट द सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल पे जो मसल सेल्स होते हैं दे विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप्स सो दैट दे शॉर्टन, ठीक है। मसल फाइबर क्या करते हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं छोटा होने के लिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इससे क्वेश्चन आता है भाई देखो, चेंज कर लेते हैं शेप को, छोटे हो जाते हैं, शॉर्टन हो जाते हैं, लेकिन वो शेप चेंज करते कैसे, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यही रहेगा कि भाई कोई मान लिया शेप चेंज कर लेते हैं, छोटे हो जाते हैं, कैसे करते हैं। सो आंसर लाई करता है जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स की केमिस्ट्री होती है ना, उसमें मसल सेल्स के पास स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन एक्टिन और मायोसिन ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे मसल फाइबर के पास जो कि उनको उनके शेप और जो उनके सेल में जो अरेंजमेंट हो रखी है ना, नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इन दोनों को डिटेक्ट और चेंज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। When this happens, a new arrangement of these proteins give the muscle cells a shorter form. So जैसे इम्पल्स जाती है वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, मतलब जैसे ही वो रिसीव करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, तो उससे वो क्या करते हैं, उनके प्रोटीन्स के अरेंजमेंट जो है, फाइनली प्रोटीन की अरेंजमेंट चेंज हो जाती है और उस वजह से मसल्स की शेप चेंज हो जाती है, उनको शॉर्टर फॉर्म मिल जाती है, ठीक है। ओके, और ये इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि कैसे हमारा एक्शन परफॉर्म होता है, कैसे मसल सेल्स की शॉर्टनिंग होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है। सो एनिमल्स का जो नर्वस सिस्टम होता है वो कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग के लिए होता है बॉडी की एक्टिविटी की, ठीक है, मतलब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो हमारी एनिमल्स की बॉडी में हो रहा है। लेकिन प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो आप खुद ही बता दो, क्या प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम होता है? क्या प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम होता है? दिस इज द क्वेश्चन। सो द आंसर इज नो।
ना ही उनके पास कोई नर्वस सिस्टम होता, और नर्वस सिस्टम तो होता ही नहीं है। साथ में जो मसल्स जो अपनी शेप चेंज कर रही हैं, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन है, इम्पल्स आई, आपकी प्रोटीन की अरेंजमेंट चेंज हो गई, फाइनली उनका शॉर्टर फॉर्म आ गई। मसल्स भी नहीं होती उनके पास और ना ही नर्वस सिस्टम होता। सो कोई बाहर से जो स्टिमुलस आता है उसको प्लांट्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। जब हम, अब देखो आप एक छुई हुई प्लांट आपने देखा होगा, अगर सेंसिटिव प्लांट होता है काफ़ी ज़्यादा, जिसको हम टच मी नॉट भी कहते हैं, दैट इज़ मिमोसा फैमिली का होता है, मिमोसा प्यूडिका। मोर स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट दैट इज़ मिमोसा प्यूडिका। सो जब आप उसकी लीव्स को टच करोगे ना, व्हेन यू टच द लीव्स ऑफ द छुई हुई प्लांट और द मिमोसा प्यूडिका, उसकी जो लीव्स होती हैं दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप। ठीक है, और ये भी क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। ये सभी प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, ओके। When the seed germinates, the root goes down, the stems come up into the air. What happens? Firstly, the leaves of the sensitive plant move very quickly in response to touch. There is no growth involved in this movement. अब यहाँ पर जो है दो टाइप के क्वेश्चंस एक साथ दे दिए हैं एनसीईआरटी ने। एक तो कहा है कि देखो हमारे जो न्यू सीड होता है, जर्मिनेट जो सीड कर रहा होता है, वहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो सीड जर्मिनेट करता है उसमें जो रूट है, ठीक है, रूट हमेशा नीचे की तरफ, मान लो एक ग्राउंड लेवल है आपका, सो रूट हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करेगी। ठीक है, ऐसा तो आपने आई थिंक कभी देखा ही नहीं होगा कि रूट जो है वो ऊपर ग्रो कर रही है एयर में। हाँ, ऐसा होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, वो उनकी एडेप्टेशन होती है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। ओके, फिर मैं स्टेम की बात करूँ, सो स्टेम हमारी अबव द ईयर ग्रो करती है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस टू बी स्टेम। तो स्टेम अबव मतलब हमारे अबव द ग्राउंड, नॉट एयर, ग्राउंड लेवल के ऊपर हमारी स्टेम ग्रो करती है। दिस इज़ द ग्राउंड लेवल। ठीक है, सो ये क्या है, अब जब हमारी जो स्टेम है ना, ये हमारी सन होता है ऊपर। ठीक है, सन से लाइट आ रही होती है, सनलाइट। ठीक है, अब यहाँ इतना स्पेस नहीं है जो मैं आपको सनलाइट ना कर दिखाऊँ प्रॉपरली। देखिए यहाँ पर देखते हैं दोबारा, यहाँ से लेट्स सपोज आ रही है हमारी सनलाइट। ठीक है, यहाँ से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये मान लो हो गई हमारी, ये हो गई सनलाइट। ठीक है, सो अब आप समझने के लिए बस मान सकते हो, ये है हमारा मान लो ग्राउंड लेवल और यहाँ हमारी रूट्स वगैरह हैं। ठीक है, ओके। सो हमेशा जो स्टेम होगी वो हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो इसीलिए करती है क्योंकि वो हमारे सन की, यानी कि जो लाइट है, सन जो लाइट रेज एमिट कर रहा है, उस लाइट की डायरेक्शन में हमेशा ग्रो करती है हमारी स्टेम। ठीक है, सो लाइट की डायरेक्शन में जो उसकी ग्रोथ हो रही है हमारे स्टेम की, उसको हम बोलते हैं फोटो। मूवमेंट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो मीन्स लाइट। ठीक है, और जो लाइट की डायरेक्शन में, लाइट की वजह से जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रोपिज्म। ठीक है, सो ट्रोपिज्म और फोटो जब दोनों जोड़ देंगे, दैट विल मीन कि फोटो यानी कि लाइट की वजह से जो मूवमेंट है, दैट इज़ दी फोटोट्रोपिज्म। वहीं पर अगर मैं रूट्स की बात करूँ, तो ग्राउंड लेवल से जो नीचे मतलब हमेशा रूट जो है नीचे डेवलप करती हैं, वो मैंने एक्सेप्शनल केस आपको बता दिया है। सो टुवर्ड्स दी ग्रेविटी ग्रो कर रही हैं। ठीक है, क्या कर रही हैं, टुवर्ड्स दी ग्रेविटी ग्रो कर रही हैं। सो इनकी जो ग्रोथ है टुवर्ड्स दी ग्रेविटी, उसको हम बोलते हैं जियो यानी कि अर्थ, और ट्रोपिज्म यानी कि जियोट्रोपिज्म। क्लियर है सभी को। सो ये होती है हमारी स्टिमुलस की तरफ जो प्लांट्स मूवमेंट रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर मैं इस मिमोसा प्यूडिका वाले केस की बात करूं, जब टच करने पे हमारी जो मिमोसा प्यूडिका है, इसकी लीव्स पहले ऐसी थी और टच करने पे जो इन्होंने अपने आप को इस तरीके से कर लिया है, ठीक है, बंद कर लिया है अपनी लीव्स को। ओके, सो फोल्ड कर लिया ना, सो वो किस लिए होता है, क्योंकि मतलब ये वाली, अगर इस वाली ग्रोथ की अगर मैं बात करूं,
पहली बात तो ये ग्रोथ ही नहीं है। इस वाले रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं हो रही इस मूवमेंट में। ऑन द अदर हैंड जो मैंने डायरेक्शनल ग्रोथ की बात करी थी अभी, सीडलिंग के जो रूट्स की ग्रोथ हो रही थी नीचे की तरफ यानी कि ग्रेविटी की तरफ, और शूट सिस्टम की ग्रोथ हो रही थी टुवर्ड्स सी लाइट, इफ इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। यानी कि सीडलिंग की ये जो मूवमेंट्स वगैरह मैंने आपको बताई ना, फोटो और जियोट्रॉपिज्म, वो हो रही थी बिकॉज ऑफ दी ग्रोथ। ठीक है, सो यानी कि जो मूवमेंट शो कर रही हैं प्लांट्स वो दो तरीके की हो सकती है। एक तो ऐसी मूवमेंट है जहाँ पर वो मूवमेंट तो शो कर रहे हैं, साथ में ग्रोथ भी है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ, और दूसरी है जो कि ग्रोथ से इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर है सभी को? सो स्टिमुलस का जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है यानी कि जो बिना ग्रोथ के डिपेंडेंस है वो हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कोई नर्वस टिश्यू नहीं होता, कोई मसल नहीं होती, फिर भी ऐसे कैसे प्लांट डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस प्लांट की, सो एग्जैक्टली जहाँ हमने टच किया था ना, और वो पार्ट जहाँ पर प्लांट की एक्चुअल मूवमेंट हुई है। ठीक है, यानी कि जहाँ हमने प्लांट को टच किया था, मिमोसा प्यूडिका प्लांट को, उसकी लीव्स को, और जहाँ पर एक्चुअल में मूवमेंट हुई है उसकी लीव्स की, वो डिफरेंट होती है। इट इज़ apparent that movement happens at a point different from the point of touch। ठीक है, ऐसा होता है। आप कभी टच करके देखना मिमोसा प्यूडिका प्लांट को, वहाँ पर जहाँ आप टच करते हो ना एग्जैक्टली वहाँ पर फोल्डिंग नहीं होती लीव्स की। ठीक है, it is apparent that movement happens at a point different from the point of touch. So information that touch has occurred must be communicated। अब जब हमने जहाँ यहाँ पर टच किया था, यहाँ के साथ साथ, या फिर यहाँ अगर नहीं भी हुआ मान लो, उसके साथ साथ दूसरे पार्ट्स का भी हो रहा है इन्वॉल्वमेंट, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ से इंफॉर्मेशन गई है दूसरे पार्ट्स के पास। और प्लांट्स कैसा यूज़ करते हैं, अपना इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स यूज़ करते हैं इस इंफॉर्मेशन को सेल से सेल तक पहुँचाने के लिए। लेकिन एनिमल्स की तरह उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है इस इंफॉर्मेशन की कंडक्शन के लिए। सो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं। सो दे यूज़ इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स को यूज़ करते हैं वो अपना कम्युनिकेशन के लिए। फाइनली जैसे एनिमल्स में होता है, some cells must change shape in order for movement to happen. Instead of the specialized proteins found in animals' muscle cells, plant cells change the shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling or shrinking, and therefore in changing the shapes. सो लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में आपने देखा होगा जैसे स्टोमेटा की ओपनिंग होती है या स्टोमेटा जो बंद होता है, सो वो वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की उस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो वो भी क्या एक टाइप की मूवमेंट है ना, स्टोमेटा बंद हो रहा है, स्टोमेटा खुल रहा है, क्या है वो। ठीक है, जैसे अगर एनिमल्स की तरह अगर मैं बात करूँ, सो एनिमल्स की तरह उनके पास प्लांट्स के पास कोई प्रोटीन्स वगैरह नहीं है, बट स्टिल दे शो, है ना। तो दैट इज दिस। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। मिमोसा प्यूडिका का केस जो है, इस बात का ध्यान रखना कि जहाँ टच किया है वहाँ पर जो है रिस्पॉन्स, वहाँ से मतलब अलग जगह पर रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, सो यानी कि कहीं ना कहीं तो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल हुई है, जहाँ हम टच करेंगे हमने तो वहीं पर टच किया है ना। सो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हुई है बाय द मीन ऑफ इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन। ठीक है, और प्लांट्स अपनी फाइनल जो मूवमेंट है, यहाँ से तो इंफॉर्मेशन कंडक्ट हो गई, एक जगह से दूसरी जगह पर चली गई। फाइनली जो प्लांट अपनी मूवमेंट है वो शो करते हैं वाटर की अमाउंट को चेंज करके। ठीक है, उससे स्वेलिंग हो जाती है, श्रिंकिंग हो जाती है प्लांट के पर्टिकुलर पार्ट में। ओके, अब हम ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट होती है उसको देख लेते हैं। सो कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि पी प्लांट, वो क्या करते हैं, कुछ दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्लाइंब अप कर जाएंगे, या फिर कोई फेंस वगैरह है उसके ऊपर क्लाइंब कर जाएंगे। कोई भी चीज़ आप उनको दे दो, मतलब उनके कांटेक्ट में लगा दो, वो उससे टेंड्रिल्स के थ्रू ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके क्लाइंबिंग कर लेते हैं। दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। ठीक है, अब ये जो टेंड्रिल्स हैं, जब अब मैंने आपको बताया कि इनके कांटेक्ट में आप कुछ भी लगा दो उसके ऊपर ये ऐसे इस तरीके से चले जाएंगे, यानी कि दीज आर सेंसिटिव टू टच। When they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of tendril away from the object. इस बात का ध्यान रखना है। जब ये किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आते हैं ना,
सो टेंड्रिल का वो हिस्सा जो कि ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है वो इतनी रैपिडली ग्रोथ शो नहीं करता, इतनी स्पीड में ग्रोथ शो नहीं करता एज कंपेयर टू वो पार्ट टेंड्रिल का जो कि उसके कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, दिस कॉजेज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दिस क्लिंग टू इट। ठीक है, क्योंकि अब वहाँ पर क्या है, अब जहाँ से टेंड्रिल ने जस्ट अ सेकेंड, अब हमारे टेंड्रिल ने जो है टच कर लिया अपनी एक किसी सपोर्ट को। सो यहाँ से तो टेंड्रिल जो है धीरे धीरे ग्रोथ शो कर रहा है और दूसरा जो पार्ट है वहाँ से बड़ी स्पीड में ग्रोथ शो कर रहा है। सो इससे क्या हो जाएगा, टेंड्रिल यहाँ सर्कल कर लेगा, ऐसे कर्ली वे में मूवमेंट शो करेगा अपनी। More commonly, plants respond to stimuli slowly by growing in a particular direction. Plants जो है किसी भी stimulus को respond करते हैं एक particular direction में growth करके धीरे धीरे। अगर मैं growth वाली movement due to growth की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अब उनकी growth क्या है, डायरेक्शनल होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई कहीं पर भी कुछ भी, अब ऐसा तो नहीं होता है ना प्लांट्स में कि हर टाइम मान लो कि लीव्स की जगह हमारी रूट्स आ गई, नहीं होता। दिस इज डायरेक्शनल ग्रोथ। ठीक है, तो डायरेक्शनल ग्रोथ जो होती है प्लांट्स में, इट अपीयर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग, है ना। अगर हम उसको काफ़ी ज़्यादा स्पीड में देखेंगे, मान लो कि हम एक बार आए कुछ टाइम बाद, फिर हम मान लो कि आज हम गए हैं प्लांट को चेक करने, प्लांट क्या है, मतलब प्लांट नहीं है, वो सीडलिंग है। फिर कुछ दिनों बाद हम आए तो हमने देखा कि वो सीडलिंग जो है रूट्स के मतलब रूट्स वगैरह डेवलप हो चुकी हैं और वो ग्राउंड के बाहर निकल चुका है सॉइल से। ठीक है, फिर और कुछ दिनों बाद हम आके देखते हैं सो थोड़ा सा बड़ा हो चुका होता है, और कुछ दिनों बाद, कुछ मान लो महीनों बाद आए सो काफ़ी बड़ा, काफ़ी पौधे टाइप का काफ़ी बन चुका होता है। यानी कि क्या है, एक तरह की हमें मूवमेंट ही लगेगी। ठीक है, ये क्या लगेगी हमें, एक तरह की मूवमेंट। ओके ओके, सो प्लांट्स जो है इन सिमुलस के जो है टुवर्ड्स अपना मूवमेंट वगैरह शो करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, सो रूट्स जो है नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, शूट ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। ये सब मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, ग्रेविटी के पुल से होता है, दैट इज़ जियोट्रॉपिज्म। और हाइड्रोट्रॉपिज्म की अगर मैं बात करूँ, सो हाइड्रो मीन्स वाटर। सो वाटर के टुवर्ड्स कोई चीज़ ग्रो करेगी, सो दैट इज़ पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। और कीमो मीन्स केमिकल, सो कीमोट्रॉपिज्म भी हम कह सकते हैं। ओके, let us now once again think about how information is communicated in the bodies of multicellular organisms. अब मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है, कैसे ये ट्रेवल करती है। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, यानी कि मिमोसा प्यूडिका की यहाँ पर बात करी गई है। सो जो सेंसिटिव प्लांट है, इसकी मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच इज़ वेरी क्विक। टच से, जब टच के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट हो रही है हमारे मिमोसा प्यूडिका प्लांट की, दैट इज़ वेरी क्विक। और ये जो मूवमेंट है उसी तरीके से सनफ्लावर्स की होती है दिन और रात में, है ना। मतलब हमारी सनलाइट के टुवर्ड्स जो है, सनलाइट के टुवर्ड्स हमारे सनफ्लावर फेस करता है, वो थोड़ी सी स्लो होती है। यानी कि ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स विल बी इवन स्लोवर। यहाँ पर हमने बात करी मिमोसा प्यूडिका के टच से, वो काफ़ी फास्ट थी, क्विक थी। जो सनफ्लावर है, सन की तरफ डायरेक्शन में वो जो अपना फेस कर लेता है फ्लावर, वो उससे थोड़ी स्लो होती है। और ग्रोथ रिलेटेड जो मूवमेंट होती है वो और भी ज़्यादा धीरे धीरे होती है। इवन इन एनिमल बॉडीज देयर आर केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शंस टू ग्रोथ, है ना। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्ट कहीं पर भी ग्रो कर रहा है, डायरेक्शनल ग्रोथ होती है। If fast responses to stimuli are to be made, information transfer must happen very quickly. अगर किसी भी स्टिमुलस को हमें फास्ट रिस्पॉन्स करना है, सो कॉमन सी बात है, फास्ट रिस्पॉन्स के लिए हमें इंफॉर्मेशन को क्विकली, जल्दी से ट्रांसमिट कराना होगा। और इसके लिए हमारा ट्रांसमिशन मीडियम भी ऐसा होना चाहिए जो हमें इस चीज़ के लिए अलाउ करे। सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं वो इसके लिए काफ़ी अच्छे ही रहती हैं, बट देयर आर लिमिटेशंस टू यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जो हमने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देखी थी ना, वो काफ़ी अच्छी रहती हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन स्टिल देयर आर लिमिटेशंस। फर्स्टली वो तो सेल तक जाएंगी जहाँ हमारा नर्वस टिश्यू जहाँ से कनेक्टेड है वो सेल, एंड नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी।
Secondly, once an electrical impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse. यानी कि पहले तो वो अपने जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो सेल के पास जाएगी, जिसके पास उसको मतलब जाना है, जो रिसेप्टर है उस इंफॉर्मेशन का। उसके बाद अब जो वो सेल है, मतलब जिससे नर्वस टिश्यू कनेक्टेड था, हर एक सेल के पास तो जाएगी नहीं, एक ही सेल के पास जाएगी। और उसके बाद जो हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो जनरेट हुई उसी सेल के पास, सेल जो है थोड़ा टाइम लेगा अपना उस मैकेनिज्म को रीसेट करने के लिए, है ना, ताकि वो नई इम्पल्स जनरेट करे। उससे पहले उसको अपना जो प्रॉपर उसकी पहले वाली स्टेट थी उससे नई स्टेट में आने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है। यानी कि सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सेल्स ऐसा नहीं है कि मतलब ले रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, साथ साथ भेज रहे हैं, ले रहे हैं, भेज रहे हैं, ले रहे हैं, भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बीच में टाइम लगाते हैं। ठीक है, यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इतना तो ऐसा तो नहीं होता कि कोई क्विक रिस्पॉन्स हमें चाहिए और इतना टाइम हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी कि कहीं ना कहीं वो दूसरा मेथड ले रहे होते हैं कम्युनिकेशन का, एंड दैट इज़ द केमिकल कम्युनिकेशन। इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुलेटेड सेल्स रिलीज अ केमिकल कंपाउंड, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने की बजाय जो सेल्स है ना, जो स्टिमुलेट हुए हैं, वो केमिकल कंपाउंड रिलीज़ कर देते हैं और वो कंपाउंड पूरे ओरिजिनल सेल के अराउंड डिफ्यूज़ हो जाएगा, और जो दूसरे सेल्स उसके अराउंड प्रेजेंट होंगे ना, वो उस कंपाउंड को डिटेक्ट कर लेंगे। उनके पास स्पेशल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन दूसरे सेल्स के सरफेसेस पे। ठीक है, और उन स्पेशल मॉलिक्यूल्स की वजह से वो जो इन्फॉर्मेशन डिफ्यूज़ करी थी हमारे सिंगल सेल ने, वो दूसरे सेल्स भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे और फिर उसको ट्रांसमिट भी कर पाएंगे, है ना। दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स, बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शन, एंड इट कैन बी डन स्टेडीली एंड परसिस्टेंटली। यानी कि ऐसा नहीं है कि अब ले लिया हमने, इन्फॉर्मेशन ले ली, छोड़ दी, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है, फिर उसको ट्रांसमिट करा जा रहा है। कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा ये काम और हो जाएगा फाइनली। एक सेल की बजाय बहुत सारे सेल्स के पास एक ही टाइम पे जा रही है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स कहते हैं। ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, different plant hormone help to coordinate growth, development and response to the environment। अब प्लांट हार्मोन भी होते हैं। ठीक है, अब जो है ऐसा नहीं है कि हमें इस लीफ के लिए कोई प्लांट का हार्मोन यूज़ करना है तो वो लीफ में ही सिंथेसाइज होगा। ठीक है, तो वो दूसरे एरिया में सिंथेसाइज होते हैं, उसके बाद सिंपली उनकी डिफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। When growing plants detect light, a hormone called auxin। अब आपके पास नंबर 1 हार्मोन आ चुका है, प्लांट हार्मोन, दैट इज दी ऑक्सिन। ठीक है, जब जो प्लांट ग्रोथ शो करता है वो लाइट को डिटेक्ट करके ऑक्सिन की सिंथेसिस करता है शूट के टिप पे, हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर। When light is coming from one side of the plant, auxin diffuses towards the shady side of the shoot। और उससे देखो, अब जब लाइट के रिस्पॉन्स में हमारा जो ऑक्सिन है वो शूट के टिप पे सिंथेसाइज हो जाता है, और ऑक्सिन हेल्प करता है इलोंगेशन ऑफ शूट में। तो अगर लाइट हमारी एक तरफ से आ रही है तो दूसरी साइड, अब मान लो इस साइड हमारी लाइट फॉल कर रही है, तो ये वाली साइड क्या हो गई? शेडी साइड। यहाँ पर जाके ऑक्सिन सभी इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, और ऑक्सिन अगर एक जगह कोई चीज़ ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो क्या होगा? ऐसा लगता है कि लाइट की मतलब हमारे प्लांट की क्या हो रखी है? बेंडिंग हो रखी है लाइट के टुवर्ड्स। ओके, नाउ सेकेंड इज योर जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हमारा दूसरा प्लांट हार्मोन है जो कि ऑक्सिन की तरह ही है, स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। और साइटोकाइनिन की अगर मैं बात करूँ तो साइटो एंड काइनिन, साइटो मीन सेल, सेल के डिवीजन में हेल्प करता है, एंड इट्स नेचुरल then that they are present in greater concentration in areas of rapid cell division। भाई साइटोकाइनिन जो है वो सेल की डिवीजन में हेल्प कर रहा है, मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा सेल की डिवीजन हो रही है वहाँ पर साइटोकाइनिन हमारा प्रेजेंट है। सच एज इन फ्रूट्स एंड सीड्स।
These are examples of plant hormones that help in promoting growth. So ये हमने देखा ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प कर रहे हैं. बट जो हमारे प्लांट्स हैं उनको कुछ ऐसे सिग्नल्स भी चाहिए जो ग्रोथ को स्टॉप कर सकें. ऐसा नहीं है कि ग्रोथ होती जाएगी और होती जाएगी. सो हमें कोई ऐसा हमें जो है हार्मोन चाहिए जो कि इस ग्रोथ को स्टॉप भी करे. सो एब्सिसिक एसिड इज़ वन एग्जांपल ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ. ठीक है. सो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ग्रोथ की इनहिबिशन करता है. और जो हमारे लीव्स हैं उनकी जो विल्टिंग होती है वो भी इसी के इफेक्ट्स के अंदर आती हैं. ओके. सो नाउ कमिंग ऑन टू दी एनिमल हॉर्मोन्स. How are such chemical or hormonal means of information transmission used in animals? So animals में जो chemical और hormonal means है information के transmission का, वो animals में कैसे use करा जाता है? What do some animals, for instance squirrel, experience when they are in squirrely situation? मतलब कि हमने देखा प्लांट्स में जो है कुछ हार्मोन्स हैं जैसे कि ऑक्सिन है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड. ये कुछ हार्मोन्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को डिफ्यूज़ कर देते हैं. सेल्स जो है इनको डिटेक्ट कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स भी करते हैं. पर प्लांट्स में एनिमल्स में ऐसा कैसे होता है? अब मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है, डरावनी सिचुएशन है. डरावनी सिचुएशन में क्या होगा? या तो ऐसा होगा कि जो पर्टिकुलर एनिमल है वो सिचुएशन में उससे लड़े उस सिचुएशन से, या फिर उससे भाग जाए. ऐसे ही हो सकता है. ठीक है. क्या कहते हैं हम इसको? फाइट और फ्लाइट बोलते हैं. फाइट मीन्स उससे लड़े और फ्लाइट मीन्स मतलब भाग जाए. सो दो ही रिस्पॉन्स शो कर सकता है. ठीक है. बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज दैट विल यूज अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल्ड वेज. ठीक है. अब फाइटिंग भी कर रहे हो तो फाइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. ठीक है. हमें खुद एनर्जी होनी चाहिए जब भी फाइटिंग कर पाएंगे, है ना. और फ्लाइट ऐसे ही दौड़ने के लिए भी, जब आप भाग रहे हो सिचुएशन से बच के, तो भी एनर्जी चाहिए जो कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए. Many different tissue types will be used and their activities integrated together in these actions. बहुत सारे टिश्यू चाहिए, अलग अलग टाइप के टिश्यूज चाहिए. उन सभी की एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे. However, the two alternate activities, fighting और running, are also quite different. अब यहाँ पर अगर मैं फाइटिंग और रनिंग इन दोनों की भी बात करूँ तो ये दोनों भी एक दूसरे से डिफरेंट है. So here is a situation in which some common preparations can be usefully made in the body. These preparations should ideally make it easier to do either activity in the near future. How would this be achieved? अब यहाँ क्या कहा गया है कि फाइटिंग या फ्लाइटिंग कुछ भी करो, यहाँ आपको एनर्जी के अमाउंट तो चाहिए और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस हैं ये दोनों ही. ठीक है. और ऐसा भी नहीं है कि भाई फाइट और फ्लाइट दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग यहाँ पर प्रोसेसेस होते हैं. अगर स्क्विरल की ही हम बात कर रहे थे ना, सो स्क्विरल का जो बॉडी डिज़ाइन है दैट रिलाइड ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वाया नर्व सेल्स. ठीक है. नर्व सेल से ही अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से ही सारे काम हो रहे होते तो जो टिश्यूज़ की रेंज है ना जिनको इंस्ट्रक्शन मिल जाती इस एक्टिविटी के लिए, सो वो बहुत ही लिमिटेड होती. क्योंकि ये जो नर्व सेल्स हैं वो एक सेल के पास इंफॉर्मेशन गई, फिर दूसरे के पास गई, फिर तीसरे के पास, इस तरीके से जाती है. यहाँ पर भी कुछ टाइम लग जाता है एक पर्टिकुलर सेल के पास भी दूसरे के पास भेजने से पहले. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं केमिकल सिग्नल की बात करूँ तो वो भी पहुंचाएंगे सभी पार्ट्स के पास सेल के, और उनको ज़्यादा रेंज में पहुंचा देंगे, है ना. वो डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचा देते हैं. उनको सेल्स का वेट नहीं करना पड़ता कि ये सेल जो है अब इतना टाइम लेगा, ये सेल इतना टाइम लेगा. राइट. दिस इज डन इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स यूजिंग हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड्स. सो एड्रेनलिन हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन है, एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं जो कि किडनी के ऊपर लोकेटेड होते हैं. ठीक है. सो ये क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई आपकी यहाँ पर. हार्मोन नंबर 1 आ गया है एनिमल्स का. सो हार्मोन को ही जैसे हमने प्लांट्स में देखा था
सो एनिमल्स में भी हार्मोन्स का यूज़ करा जाता है ऐसी सिचुएशन के लिए जो कि एकदम से इंस्टेंट, जैसे फाइटिंग और फ्लाइटिंग की सिचुएशन हो गई है, ठीक है। सो इस चीज़ में हम यूज़ करते हैं एड्रेनलिन हार्मोन का, जो कि एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड एंड कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो ये क्या है, एक हार्मोन है। सो हार्मोन्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करे जाते हैं और उसके बाद उनको यहीं से ट्रांसफ़र कराया जाता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी बॉडी, ठीक है। सो एड्रेनलिन भी डायरेक्टली हमारे ब्लड में पहुंचाया जाता है और फिर दूसरे पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है बॉडी के। अब यहाँ पे जो टारगेट ऑर्गन्स हैं, स्पेसिफिकली टारगेट ऑर्गन्स जो एड्रेनलिन के हैं वो कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज़ ही होते हैं पर्टिकुलर हार्मोन के। ऐसा नहीं है कि सभी बॉडी के सभी सेल्स को, सभी टिश्यूज़ को कुछ ना कुछ फंक्शन करना पड़ेगा अब ये हार्मोन एक्टिवेट हो गया तो नहीं, कुछ ही टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनको उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्स देना होता है। सो उसमें हार्ट भी आता है। एज अ रिजल्ट जब भी ऐसी सिचुएशन होती है आपने नोटिस करा होगा हार्ट बीट फास्टर हो जाता है, हार्ट जो है तेज़ी से बीट करने लगता है, हार्ट बीट्स फास्टर। अब हार्ट जो है वो फास्ट बीटिंग कर रहा है, सो उससे हमें क्या फ़ायदा है? सिंपल सी बात है, अगर हार्ट फास्टर बीटिंग करेगा तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगी और वो हो जाती है मसल्स के टुवर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर जो है फाइटिंग हो रही है या फ्लाइटिंग हो रही है, दोनों में ही, इन दोनों सिचुएशंस में ही मसल्स की रिक्वायरमेंट है। सो ऑक्सीजन जो है वो मसल्स की तरफ शिफ्ट हो जाती है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम के टुवर्ड्स जो ब्लड जा रहा था, स्किन के टुवर्ड्स जो ब्लड जा रहा था वो कम कर दिया जाता है, वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है ना अभी, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दीज ऑर्गन्स। सो क्वेश्चन आ सकता है कि हार्ट जो है वो फास्टर बीट क्यों करता है? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज करनी है मसल्स के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन की तरफ से भी ब्लड को रिड्यूस कर दिया जाता है। और कैसे करा जाता है? वहाँ पर जो छोटी छोटी आर्टरीज प्रेजेंट होती है ना, उनको कॉन्ट्रैक्ट करके। इसका मतलब है कि जो हमारा ब्लड है ना वो स्केलेटल मसल्स के टुवर्ड्स चला गया। स्केलेटल मसल्स मतलब जो कि हमारे कंट्रोल में मसल्स होती हैं, ठीक है। The breathing rate also increases because of the contraction of diaphragm and rib muscles। अब breathing rate भी increase होगा और वो कैसे होता है? डायाफ्राम और रिब की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ये सभी रिस्पॉन्सेज इकट्ठे जब होते हैं सो एनिमल की बॉडी रेडी हो जाती है इस तरीके के सिचुएशन को डील करने के लिए। और ऐसे एनिमल हार्मोन का जो है दे आर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। सो एक था हमारा न्यूरल सिस्टम, ठीक है। न्यूरल सिस्टम में जो है हम यूज़ करते हैं, न्यूरल सिस्टम में हम यूज़ करते हैं इम्पल्सेस का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का। और यहीं पर अगर मैं बात करूं अपने हार्मोनल सिस्टम की, तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम में मेनली ग्लैंड्स आते हैं आपके। सो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये हमारा इन्वॉल्व होता है हार्मोन्स में। इनकी जो सिक्रीशंस हैं वो डायरेक्टली ब्लड में भेजी जाती हैं, ठीक है। यहाँ क्या होते हैं? हार्मोन्स। इनकी सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में भेजी जाती हैं और वहीं से ये अपने बॉडी के जो टारगेट ऑर्गन्स, टिश्यूज़ वगैरह हैं इनके वहाँ पे एक्ट करते हैं। क्लियर है सभी को? ओके, ठीक है। तो पहला हार्मोन हमने डिस्कस कर लिया, दैट वाज एड्रेनलिन, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट हार्मोन की एंड दैट इज थायरॉक्सिन। ओके, सो we have all seen salt packets which say iodized salt or enriched with iodine। नमक के पैकेट पे आपने अक्सर देखा होगा वहाँ लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, है ना। सो आयोडीन जो है, ये आयोडीन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए कि जो नमक है, जो हमारी डाइट में नमक यूज़ होता है वो आयोडाइज्ड हो। सो आयोडीन जो होती है मेनली दैट इज़ नेसेसरी फॉर थायरॉइड ग्लैंड टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन। सो यहाँ से हमें ये भी क्लियर हो गया है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो थायरॉइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो
ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ है हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, ये आपको ब्रेन में ही मिल जाएंगे। ठीक है। फिर हमारा थायराइड ग्लैंड जो कि थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे प्यूबर्टी की तरफ हम बढ़ते हैं थाइमस रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है, जो हम फाइट और फ्लाइट सिचुएशन होती है सडन एक्शन वाली। पेंक्रियाज और टेस्टिस, और हमारे टेस्टिस होते हैं मेल्स में और ओवरी होती है फीमेल्स में। ये भी कुछ सिग्नल्स वगैरह, ये हार्मोन्स भी रिलीज़ करते हैं, हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। बाकी सभी आपके हार्मोन्स वगैरह सेम होंगे मेल्स और फीमेल्स में। ओके, सो हम बात कर रहे थे आयोडीन की। सो आयोडीन इम्पॉर्टेंट है हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन, अब ये जो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि थायरॉक्सिन क्या करता है। सो थायरॉक्सिन रेगुलेट करेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को इन दी बॉडी सो एज टू प्रोवाइड दी बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन सभी चीज़ों का मेटाबॉलिज्म अगर अच्छे तरीके से होगा तो ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे तरीके से होगी, बैलेंस्ड वे में होगी। आयोडीन जो है दैट इज़ एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा थायरॉक्सिन, जिसके लिए आयोडीन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी डाइट में, सो पॉसिबिलिटी है कि पर्सन गॉइटर से सफ़र कर सकता है। गॉइटर इज़ अ डिजीज़। One of the symptom of then this disease is swollen neck. So goiter में क्या हो जाता है, गर्दन जो है वहाँ पे swelling हो जाती है, swollen neck हो जाती है। Sometimes we came across people who are either very short or extremely tall. So हमने अभी तक थायरॉक्सिन हार्मोन की बात कर ली है और हमने बात कर ली है एड्रिनल हार्मोन की। यहाँ अब हम ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग छोटे होते हैं हाइट में, नॉर्मल हाइट से, और कुछ ज़्यादा लंबे ही हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन होता है दैट इज़ वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी। एज इट्स नेम इंडिकेट्स, ग्रोथ हार्मोन यानी कि वो ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा होता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन यानी कि नाम इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सो बॉडी की डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, इन चीज़ों को हमारा ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट कर रहा होता है। ओके, इफ देयर इज डिफिशियंसी ऑफ दिस हार्मोन, चाइल्डहुड में अगर डेफिशिएंसी हो गई सो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। जितनी अमाउंट में रिक्वायरमेंट थी अगर उतनी अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं हुई ग्रोथ हार्मोन की, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, सो अगर जितनी अमाउंट में रिक्वायरमेंट है उतनी अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं हुई सो क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, चाइल्डहुड में ही अगर हो गया तो। और अगर एक्सेस हो जाता है अगर ग्रोथ हार्मोन हमारे चाइल्डहुड में ही, तो फिर क्या हो जाते हैं, जायंटिज्म हो जाता है, यानी कि एक्सेस टॉल, एक्सट्रीम टॉल, आपने देखा एक्सट्रीमली टॉल कुछ लोग होते हैं वैसे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दी एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ दी ग्रोथ हार्मोन। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, you may have noticed many dramatic changes in your appearance as well as that of your friends as you approach 10 to 12 years of age. These changes associated with puberty, not pituitary, this is puberty. So ये जो changes puberty के साथ associated हैं, they are because of the secretion of testosterone in males and estrogen in females. So 10 to 12 year of age के बाद जो कुछ changes होते हैं body में, they are associated with the puberty. ठीक है, इस एज को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी चेंजेस, इन चेंजेस को बोलते हैं प्यूबर्टी चेंजेस। ओके, सो डू यू नो एनीवन इन योर फैमिली और फ्रेंड्स हु हैज बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर्स टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़? सो आपने सुना होगा अपनी फैमिली में पर्सन अगर किसी को डायबिटीज़ हो रखी है तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि भाई लेस अमाउंट ऑफ शुगर यूज़ करो, मतलब शुगर जो है कम से कम लेनी है। ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे इंजेक्शंस का यूज़ होता है और वो भी इंसुलिन के इंजेक्शन। इंसुलिन क्या है, इट्स अ हार्मोन विच प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियाज एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, याद रखना, इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाज, और ये ब्लड के शुगर लेवल को रेगुलेट करके रखता है। अगर ये प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं हुआ तो शुगर लेवल ज़्यादा भी हो सकता है, जिससे काफ़ी सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।
ठीक है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, जितने भी हमने हार्मोन्स डिस्कस करें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थायरॉक्सिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, अब ये जो हार्मोन है ना, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और ईस्ट्रोजन, ये मेनली जो इनके एक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन का मेल्स में ही होता है और एस्ट्रोजन का फीमेल्स में ही होता है, जिसकी वजह से ये प्यूबर्टी चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो ये कुछ हार्मोन्स हैं जो हमने डिस्कस करे। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड के शुगर लेवल को रेगुलेट करके रखता है। If it is so important that hormones should be secreted in precise quantities, we need a mechanism through which this is done. ठीक है। अब हार्मोन्स जो है, ऐसा नहीं है कि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने चाहिए, काफ़ी प्रिसाइज क्वांटिटीज़ में हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर ऐसा कुछ है कि हमें कुछ प्रिसाइज अमाउंट में ही हार्मोन्स की बनावट हो, मतलब आपके हार्मोन्स बने, तो कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए इस चीज़ के लिए। The timing and amount of hormone released are regulated by feedback mechanisms. For example, if the sugar level in the blood rise, they are detected by the cells of pancreas which respond by producing more insulin. और इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन करेगा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल, रेगुलेट। अगर ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो पेंक्रियास के सेल्स डिटेक्ट कर लेते हैं, और ब्लड शुगर लेवल जैसे ही फॉल यानी कि कम हो जाता है, सो इंसुलिन की जो सिक्रेशन है वो कम हो जाती है। यानी कि ओवरऑल हमें बैलेंस बना के रखना है, जो कि नेसेसरी है। ठीक है। सो इसी के साथ आपका हॉर्मोन्स एंड एनिमल्स वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। सो प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के। मेनली आपके सभी हार्मोन्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। ब्रेन का डायग्राम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, रिफ्लेक्स आर्क और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये जो आपके डायग्राम दे रखे हैं इस चैप्टर में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ और सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। So still if you have any doubt, then you can ask me in the comment section. So till then, take care and keep revising. Thank you.